नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। इंडोनेशिया में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और इसी बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। जावा में 5.6 तीव्रता की भूकंप से धरती हिल गई है। भूकंप की वजह से 40 लोगों की मौत हो गई है, 300 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। भूकंप का केंद्र पश्चिमी जावा प्रांत के सियानजुर क्षेत्र में बताया जा रहा है। 10 किलोमीटर 6.2 मील की गहराई पर यह केंद्र था। बड़ी जानकारी अभी इस समय की और तबाही का मंजर अभी इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 5.6 की तीव्रता का यह भूकंप था। रिक्टर स्केल पर तीव्रता मापी गई है और उसके बाद से आप देखिए सब कुछ तहस नहस नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, 40 लोगों की इस दरमियान मौत हो गई है। बहुत बड़ा भूकंप था, 300 लोग जख्मी हो गए हैं। अस्पताल में आनन-फानन में भर्ती करवाया गया है। अचानक से भूकंप आता है और धरती दहल उठती है। 40 लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। सब कुछ तहस नहस हो जाता है और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इंडोनेशिया की हैं। इंडोनेशिया में भूकंप के तेज झटके इतने भयावह झटके थे कि कई लोगों की जान चली गई। करीब 46 लोग बताए जा रहे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, जबकि 300 लोग अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। तो इंडोनेशिया में बुरी तरह से भूकंप के झटके महसूस किए गए और ये हम आपको मैप के जरिए बता रहे हैं कि भूकंप का केंद्र कहां रहा। ये जो एरिया अभी इस समय आप देख रहे हैं, ये एरिया जो था ये भूकंप का केंद्र बना। भूकंप का केंद्र पश्चिम जावा प्रांत के सियानजुर क्षेत्र में बताया जा रहा है। 10 किलोमीटर 6.2 मील की गहराई पर यह केंद्र था। इतना भयावह भूकंप आया कि 300 लोग इसमें जख्मी हो गए, जबकि 46 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। इन भूकंप के तेज झटकों के कारण हालत यह हो गई कि सब कुछ तहस नहस हो गया। इस बीच भूकंप से तबाही कहां पर। वेस्ट जावा इंडोनेशिया में भूकंप से तबाही आई है। कब आई? सुबह 11:51 पर यह तबाही आई और उसके बाद से क्या होता है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तीव्रता क्या थी भूकंप की? 5.6 तीव्रता के साथ ये भूकंप के झटके आते हैं और सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। 46 लोगों की जान चली जाती है, 300 लोग जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती करवाए जाते हैं। गहराई लगातार हम आपको बता रहे हैं, 10 किलोमीटर की गहराई से ये भूकंप आता है और सब कुछ बर्बाद करके चला जाता है। अब तक 44 लोगों की जान जा चुकी है। अपडेट अभी इस समय का जो मिला है वो ये कि 44 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जबकि 300 लोग हैं जो कि अभी भी जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। और अब बात करते हैं दिल्ली नगर निगम की। दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को लेकर के स्टिंग ऑपरेशन का आज एक और वीडियो जारी कर दिया, जिसमें आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी ने नगर निगम चुनाव में टिकट के बदले पैसों की वसूली की। बीजेपी के स्टिंग ऑपरेशन में 110 सीटों के सौदे की बात है। बिंदु श्रीराम का आरोप है कि उनसे टिकट के लिए 80 लाख की मांग की गई थी, जिसे आम आदमी पार्टी ने नकार दिया है। केजरीवाल की पार्टी से ईमानदारी का पर्दा हटा। मतलब जैसे भाई साहब को एक एरिया दे दिया कि भाई सोनी सीतमपुरा मोड़ में ये आपने देखा, आपको एक एरिया दे दिया भाई आपने शादरा का ये 4 विधानसभा देखी। बीजेपी के स्टिंग ऑपरेशन में बड़ा खुलासा। तो वो बोला कि वो 5 अपने हाथ में है, वो आप चिंता मत करो। कौन कौन है सर? वही यही है जो महीना गोपाल राय जी हैं, दुर्गेश जी हैं और सौरभ जी हैं। टिकट के बदले पैसों की वसूली का आरोप। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का बड़ा स्टिंग बम। भाई अपना सामान जा रहा है ना आगे। अब पुनीत से मेरी बात हुई। दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया है।
दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में बीजेपी ने एक नया स्टिंग जारी किया है, जिसके जरिए आम आदमी पार्टी पर एमसीडी चुनाव में टिकट बेचने के आरोप लगाए गए। बीजेपी ने कहा कि कट्टर भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी फिर एक्सपोज हो गई है। बीजेपी के नेता संबित पात्रा और विजेंद्र गुप्ता के साथ इस संवाद में कथित तौर पर स्टिंग करने वाली बिंदु नाम की महिला भी मौजूद रही है। बीजेपी का दावा है कि स्टिंग करने वाली बिंदु आम आदमी पार्टी की ही नेता है। बीजेपी ने 2 अलग अलग स्टिंग वीडियो जारी किए हैं। एक वीडियो में पुनीत गोयल नाम के शख्स का जिक्र है, जिसे बीजेपी आप नेता गोपाल राय का करीबी बता रही है, जबकि दूसरे वीडियो में आर पठानिया का नाम है। संबित पात्रा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के बिजनेस मॉडल का अब पर्दाफाश हो गया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार विरोध की बात करती थी, पर आज पूरी पार्टी उगाही करने में लगी है। इन आरोपों को आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने नकार दिया है। ये दोनों कह रहे हैं कि लगभग 110 सीट की बुकिंग हो गई है, रकम आ गई है, 110 सीट की बुकिंग हो गई है, आप जल्दी दीजिए। जो पार्टी यहाँ पर भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ने आई थी, वो किस प्रकार से उगाही करने में व्यस्त है। आप सुबह से शाम तक देखो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उनके नेताओं के भाषण होते हैं, उनके नेताओं के रोड शो होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता की हिम्मत नहीं है कि वो जनता के बीच जाके कहे कि हमने 15 साल काम किए थे, इसलिए हमें वोट दे देना। बीजेपी ने अपने नए स्टिंग ऑपरेशन के जरिए आम आदमी पार्टी को किन मसलों पर घेरा, आइए अब आपको बताते हैं। नंबर 1, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई है। नंबर 2, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता बिंदु श्रीराम ने स्टिंग किया है। नंबर 3, रोहिणी वार्ड 54 से बिंदु को टिकट का वादा था। नंबर 4, बिंदु से टिकट के बदले 80 लाख रुपए मांगे गए थे। नंबर 5, स्टिंग ऑपरेशन में 110 सीट की बुकिंग की बात हुई थी। नंबर 6, आम आदमी पार्टी में कलेक्शन के इलाके बटे हुए थे। नंबर 7, आप में टिकट बांटने का गैंग सक्रिय है। नंबर 8, पुनीत गोयल ने भी 80 लाख देने की बात कही है। नंबर 9, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, आतिशी, दुर्गेश की कमेटी है। वहीं नंबर 10, उम्मीदवारों के नाम फाइनल करती है कमेटी। फिर पठानिया जी कहते हैं ये 5 लोग जो हैं, ये दुर्गेश पाठक जी, ये गोपाल राय जी, ये आतिशी जी और सौरभ जी, वो 5वां नाम आदिल जी का लेते नहीं है, ये 4 नाम ही लेते हैं कि ये 5 लोग जो हैं, ये सर्वे सर्वा है, पैसा इन तक पहुंच जाना चाहिए, वरना मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इनका काम ही सुबह से शाम तक ये है, करते रहें। रोज मनोहर कहानियां, सुबह उठते हैं, रात को इनके जो वो है ना कैंपेनर, पुराने स्टॉक मिल गया इनको मनोहर कहानियां होगा कहीं से, वहीं से उठाते हैं, सुबह इनका कुछ कुछ करते हैं, फिर आ जाते हैं। लेकिन जनता अब पूछ रही है, जनता पूछती है ठीक है स्टिंग, ठीक है स्टिंग पे जवाब आ जाएगा, क्या होगा, लेकिन ये बताओ कि कूड़ा कूड़ा क्यों है। बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे ने भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने स्टिंग में जिसका नाम लिया उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहा कि सच्चाई तो ये है कि आपने बिना पैसे सबको टिकट दिया है, लेकिन बीजेपी ने पुख्ता आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि पैसे के इस लेन देन में चेक की भी बात आती है, थैले और स्लिप की भी बात आती है। टिकट के लिए बिंदु से कुल पेमेंट 80 लाख का जाना था। पहली इंस्टॉलमेंट 21 लाख की थी, दूसरी 40 लाख की और तीसरी 21 लाख रुपए की थी। उन्होंने कहा कि पठानिया ने भी वीडियो में लेन देन की बात को स्वीकार किया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी के इन सभी आरोपों को खारिज किया गया है। आनंद कुमार सिंह के साथ गणेश पाठक, भारत 24। देखिए, बीजेपी ने इस बार दिल्ली नगर निगम चुनाव में सभी जाति धर्म के वोटर्स को साधने का काम किया है। पार्टी ने पहली बार 4 पसमानदा मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। इसके साथ ही पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के अपने नारे को और भी मजबूती देने की कोशिश की है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बीजेपी का नारा सबका साथ, सबका विकास। एमसीडी चुनाव में बीजेपी सभी को साधने में जुटी। बीजेपी ने 4 पसमानदा मुसलमानों को दिया टिकट। चुनावों में बीजेपी पर मुसलमानों को टिकट नहीं देने के आरोप लगते रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है।
दिल्ली एमसीडी के चुनाव में बीजेपी ने 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। चांदनी महल वार्ड से इरफान मलिक, कुरैश नगर से समीना रजा, चौहान बांगर से सबा गाजी, मुस्तफाबाद से शबनम मलिक। ये चारों पसमानदा मुस्लिम हैं। बीजेपी पिछले कुछ दिनों से अपनी सोशल इंजीनियरिंग के तहत पसमानदा मुसलमानों पर फोकस कर रही है। कुछ महीने पहले हैदराबाद में हुए बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताओं से कहा था कि पसमानदा मुसलमानों पर खास ध्यान दिया जाए। क्या एमसीडी चुनाव बीजेपी के पसमानदा एक्सपेरिमेंट का पहला टेस्ट होगा? इसका जवाब शायद हाँ में है, क्योंकि बीजेपी पसमानदा मुसलमानों के लिए पिछले काफी दिनों से एक्टिव है। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव या फिर निकाय चुनाव, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगते रहे हैं कि मुस्लिम विरोधी एजेंडे के साथ वो ना के बराबर अपने पार्टी से मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारती है। लेकिन इस बार दिल्ली एमसीडी में सीधे 4 पसमानदा मुसलमानों की टिकट देने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के एजेंडे पर ही निकाय से लेकर लोकसभा चुनाव तक का सफर पार्टी तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। दिल्ली नगर निगम चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है। आम आदमी पार्टी ने रोहतास नगर वार्ड से डीटीयू से एमएससी कर रही शिवानी पांचाल को उम्मीदवार बनाया है। शिवानी की उम्र महज 24 वर्ष है। उन्होंने कहा कि इलाके में चारों ओर गंदगी और टूटी सड़कों से लोग काफी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि वो इलाके में साफ सफाई के साथ ही निगम की शिक्षा व्यवस्था बेहतर बनाना चाहती है। ये रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे, लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कह रहे हैं, उनके पास आपको लिए चलते हैं। ગયા 2 દિવસથી ગુજરાતના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં જનતા જનાર્દનના આશીર્વાદ લેવાનો મોકો મળ્યો। જ્યાં જ્યાં જવાનું થયું जनता जनार्दनનો ઉમળકો, ઉત્સાહ, આ અભૂતપૂર્વ જુવાળ કદાચ ગુજરાતની ધરતી પર આવીને ચૂંટણીના આ વાતાવરણને કોઈ ન જુએ તો એને અંદાજ જ ન આવે कि गुजरातनी जनतानो भाजप माटे प्रेम केटलो जबरदस्त है। भाइयों बहनों, नवसारी मारा माटे नवू नहीं અને હું એ નવસારી માટે નવો નથી। ભલે મને તમે પ્રધાનમંત્રીનું કામ સોંપ્યું હોય, પણ મારા દિલમાં તો નવસારી એમને એમ જ હોય। लगभग 5-6 महीना पहला नवसारी में मने 600 करोड़ रुपया खर्चे मेडिकल कॉलेजना शिलान्यास माटेनो अवसर मळ्यो हतो। ये विकासનું पर्व हतुं, ये शिक्षणનું पर्व हतुं, એ પ્રગતિનું પર્વ હતું। અને આજે હું આપની પાસે આવ્યો છું લોકતંત્રના પર્વમાં આપના આશીર્વાદ માંગવા માટે। भाइयों बहनों,
મેં સંગઠક તરીકે ચૂંટણીઓના કામ કર્યા છે, ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણીમાં કામ કર્યું છે, મુખ્યમંત્રી તરીકે ચૂંટણીમાં કામ કર્યું છે, પ્રધાનમંત્રી તરીકે ચૂંટણીમાં કામ કર્યું છે, ગુજરાતમાં કર્યું છે, ગુજરાત બહાર પણ કર્યું છે. પરંતુ મારે કહેવું પડે કે આ ચૂંટણી અમે નથી લડતા, આ ચૂંટણી ગુજરાતની જનતા લડી રહી છે. આખી ચૂંટણીનો વિજય ધ્વજ ગુજરાતના કોટી કોટી નાગરિકોએ પોતાને માથે ઉપાડ્યો છે ભાઈઓ. तो सुन रहे थे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली नगर निगम चुनाव प्रचार जोरों से चल रहा है। आप जानते हैं आम आदमी पार्टी ने रोहतास नगर वार्ड से डीटीयू से एमएससी कर रही शिवानी पांचाल को उम्मीदवार बनाया है। आखिर कैसी हैं और क्या कहा है शिवानी ने, सुनिए जरा। दिल्ली नगर निगम चुनाव का प्रचार प्रसार जोरों से चल रहा है। आम आदमी पार्टी ने 24 साल की युवा रोहतास नगर से शिवानी पंचाल को चुनावी मैदान में उतारा है। फिलहाल वह डीटीयू से एमएससी कर रही आई। उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ होंगे। शिवानी, फिलहाल आप पढ़ाई कर रहे हैं और चुनावी मैदान में उतर गए। खैर, मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। मैं आपको बता दूँ, मैं अभी वर्तमान में डीटीयू से एमएससी मैथ्स कर रही हूँ। आपने कहा कि मैं पढ़ाई करते करते राजनीति में उतर गई। ये सच नहीं है। बात यह है कि मेरा जो पूरा परिवार है, मैं अपने परिवार में बचपन से ही राजनीतिक माहौल देखती आई हूँ। मेरे पिताजी जो अभी तो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वो पिछले 30 से 35 सालों में राजनीतिक माहौल में ही रहे हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों की सेवा करी है। ठीक उसी तरह मैंने अपने चाचा जी शक्ति पांचाल जी को भी पूरा अन्ना आंदोलन जी के समय से वहाँ पे मैंने उनको संघर्ष करते हुए देखा है, उनको लोगों की सेवा करते हुए देखा है। मैंने अपने पूरे परिवार में लोगों को राजनीतिक माहौल में संघर्ष करते हुए, लोगों की सेवा करते हुए देखा है। और इस बीच पत्रकार अर्नब गोस्वामी और सोनिया गांधी से जुड़ा हुआ मामला मानहानि प्रकरण, अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अर्नब के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने अपनी याचिका वापस ले ली है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को याचिका वापस लेने की इजाजत दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने चुनौती दी थी। उस समय महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार थी, लेकिन अब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार है। आप मान के चलिए कि अर्नब के लिए यह अच्छी खबर है, राहत की खबर है। वहीं कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस की बागडोर, बड़ी जानकारी। गांधी परिवार के कहने पर फैसले लेंगे या फिर रहेंगे स्वतंत्र, ये सवाल बड़ा है। कांग्रेस के 137 वर्ष के इतिहास में कर्नाटक के 2 नेता कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं। पहले एस निजलिंगप्पा और दूसरे मल्लिकार्जुन खड़गे। नवंबर 1969 में निजलिंगप्पा ने पार्टी से निकाला था इंदिरा गांधी को। लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद पीएम बनी थी इंदिरा। बतौर पीएम अपनी ही पार्टी से निकाले जाने की अद्भुत घटना थी। 50 वर्ष बाद एक बार फिर से कन्नड़ नेता के हाथ में पार्टी की बागडोर है। क्या निजलिंगप्पा की तरह सख्त फैसले कर पाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, ये बड़ा सवाल है।
और कर्नाटक चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे की असली परीक्षा है। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक में बनवा सकते हैं कांग्रेस की सरकार। गुलबर्गा से 9 बार विधानसभा, 2 बार लोकसभा चुनाव जीते हैं खड़गे। कर्नाटक में खड़गे की विवादों से दूर रहने वाले नेता की छवि है। यूनिवर्सिटी, एयरपोर्ट, नई ट्रेनों को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे की तारीफ होती रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे को बहुत याद करते हैं गुलबर्गा के लोग। और अब बात साहब हम जिंदा है की। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर का पूरा परिवार कागजों में मर चुका है। 6 भाई खुद को जिंदा साबित करने के लिए 7 साल से सबूत दे रहे हैं। ये दर्द है लखीमपुर खीरी के रहने वाले महेंद्र का। महेंद्र का परिवार कागजों में मर चुका है। 7 साल से नगर पालिका लेखपाल प्रधान के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कागजों में वो जिंदा नहीं हो पा रहे। साल 2000 से शुरू हुई जिंदा परिवार को मारने की कहानी फिर शुरू हुई। परिवार को जिंदा साबित करने की लड़ाई। 4 बार सीएम विंडो से भी शिकायत करने की कर चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। एसडीएम बोले फर्जी हस्ताक्षर कर जारी किए प्रपत्र, जांच जारी है। पालिका अध्यक्ष और सभासद बोले मामले की जानकारी ही नहीं है हमें तो। और अब खबर लखनऊ से है, जहां एलजीए ने आज एक और अवैध बिल्डिंग पर हथौड़ा चलाया है। महानगर सेक्टर बी में स्थित बिल्डिंग पर एलजीए ने कार्रवाई की है। बिल्डिंग को तोड़ने के लिए जेसीबी मशीन भी लगाई गई है। देखिए संवाददाता एहतेशाम सिद्दीकी की ये रिपोर्ट। लखनऊ विकास प्राधिकरण आज एक फिर बिल्डिंग को गिराने में जुट गया है। आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग का नक्शा पास था, सिर्फ ग्राउंड प्लस 2 का नक्शा पास था। 2 फ्लोर अवैध बनाया गया था। इसका साइड बैग भी छिपाया गया था। उसके बाद जब एलडीए ने इनसे जवाब मांगा तो ये जवाब नहीं दे पाए और आज एलडीए की टीम बकायदा पोकलैंड, जेसीबी और अपनी टीम लेकर इस बिल्डिंग को नस्तानाबूद करने में जुटी है। सवाल ये उठता है कि आखिर इंजीनियर पैसा लेकर ऐसी बिल्डिंगें क्यों बनवाते हैं और उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। जब लोग अपना आशियाना खरीद लेते हैं तब एलडीए उस बिल्डिंग को गिराने आता है। लखनऊ से एहतेशाम सिद्दीकी, भारत 24।